4 जनवरी 1974 डैड ने अपना पहला टेरिबल अटैक किया। विक्टिम थी 18 साल की कैरन स्पार्क्स। वो यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की स्टूडेंट थे। डैड ने उसके बेसमेंट अपार्टमेंट में घुसकर उस पर मेटल रॉड से अटैक किया और उसके साथ ब्रूटल सेक्सुअल असॉल्ट किया। ये अटैक इतना हॉरिफाइंग था कि कैरन कोमा में चली गई। वो बच गई लेकिन परमानेंटली ब्रेन डैमेज हो गई। You ever physically harmed anyone? Ever physically harmed anyone? No. No. You know, again, not in the context I think that you're speaking of. हेलो एवरीवन, दिस इज जीवीके हियर एंड बाय द वे मेरा नाम है गौरव। मैंने अभी तक इस चैनल पर 2 वीडियोस अपलोड करी हैं और जिनसे मुझे मिले हैं 2 सब्सक्राइबर्स, उनके लिए शुक्रिया। ये वाली वीडियो थोड़ी लेंथी है बिकॉज आई हैव कवर्ड एवरी अवेलेबल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस केस, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। टेड बंडी एक ऐसा मॉन्स्टर था जिसके ऊपर 30 से भी ज़्यादा वुमेन्स के रेप एंड मर्डर चार्जेस लगाए गए थे, और ये तो बस वो थे जो उसने खुद कन्फेस किए थे। एंड हिज एक्चुअल नंबर ऑफ किलिंग्स माइट बी मोर देन 100 जो उसने कभी कन्फेस किए ही नहीं। Would you please state your full name for the record? Stipulate that he's Theodore Brown. Theodore Robert Bundy. हैव यू एवर मेड अ परसेप्शन अबाउट समवन? तुमने नोटिस किया होगा कि एवरीवन क्रिएट्स अ परसेप्शन अबाउट द पीपल अराउंड अस, जैसे दोस्त, रिश्तेदार, फैमिली, भाई बहन। वी थिंक वी नो देम, पर जो आज का केस है, इसको सुनने के बाद यू माइट स्टार्ट रीथिंकिंग दैट इफ यू एक्चुअली नो एनी ऑफ देम। नॉर्मली लोग अनकॉन्शियसली किसी को भी देखते ही जज कर देते हैं, उनके लुक्स से, उनके कपड़ों से, उनके बात करने के तरीके से। और एग्जैक्टली इसी बात का फ़ायदा उठाया था टेड बंडी ने। टेड बंडी अपने लुक्स, चार्मिंग पर्सनालिटी एंड मैनिपुलेटिव बातों से लोगों की नज़रों में अपनी एक ऐसी इमेज बना लेता था कि जैसे वो बहुत ही ज़्यादा नाइस, केयरिंग एंड काइंड इंसान है, जैसे इससे ज़्यादा शरीफ आदमी तो कोई है ही नहीं। 24 नवंबर 1946 थियोडर रॉबर्ट कोवल was born in Burlington, Vermont. And his upbringing was nothing like that of a normal child, because जब डैड पैदा हुआ था तब उसकी मदर एलेनोर कोवल एक अनमैरिड वुमेन थी, और 1940s के अमेरिका में एक अनमैरिड मदर होना सोसाइटी में किसी सिन की तरह देखा जाता था। अकॉर्डिंग टू सम स्पेकुलेशंस, डैड्स फादर वाज एन एयर फोर्स वेटरन नेम्ड लेओल मार्शल, मे बी अ सेलर, और विदाउट एविडेंस हिज ग्रैंडफादर सैमुअल कोवल, पर इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो इसी बदनामी से बचने के लिए डैड को बचपन में उसकी फैमिली ने ये बताया कि एलेनोर उसकी मदर नहीं, उसकी बहन है, और उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसके मदर एंड फादर हैं। और जब डैड थोड़ा बड़ा हुआ और उसको सच पता चला, तब से ही उसके अंदर अपनी माँ के लिए एक रेजेंटमेंट आ गया, और इसके कारण उसके दिमाग पर भी गहरा असर पड़ा था। सैमुअल कोवल, जो एक चर्च का डेकन और गार्डनर था, वो अपने वायलेंट आउटबर्स्ट के लिए जाना जाता था। उसका नेचर बहुत ही गुस्से वाला था, कभी अपनी फैमिली पर फिजिकल अब्यूज़ करता था, कभी जानवरों के साथ क्रूल बिहेवियर। एग्जाम्पल के लिए वो बिल्ली को उसकी पूंछ से पकड़कर घुमाता था। डैड की माँ एलेनोर भी एक इमोशनली डिस्टेंट वुमेन थी जो डिप्रेशन से सफ़र कर रही थी। उस वक्त उसने अपनी इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी तक करवाई थी। मतलब घर का एटमॉस्फेयर एकदम डिसफंक्शनल और टॉक्सिक था। 1949 में जब डैड सिर्फ 3 साल का था, उसने अपना डिस्टर्बिंग बिहेवियर दिखाना शुरू कर दिया। एक इंसिडेंट तो ऐसा भी था जहां उसने अपनी सोई हुई आंट जूलिया के पास किचन नाइफ्स रख दिए, और जब वो डर के जागी, डैड उसको एक क्रीपी सी स्मर्क के साथ देख रहा था। डैड ने डेथ के कॉन्सेप्ट को लेकर भी फैसिनेशन दिखाया, जैसे फैमिली सैड में छोटे चूहों को डाइसेक्ट करना। 1950 में जब सिचुएशन अनबियरेबल हो गई, डैड की माँ एलेनोर उसे लेकर टकोमा वाशिंगटन शिफ्ट हो गई, जहाँ वो अपने रिलेटिव्स के साथ रहने लगी। नेक्स्ट ईयर 1951 में उसने जॉनी कल्पेपर बंडी से शादी कर ली। ही वॉज अ नेवी कुक एंड हॉस्पिटल वर्कर। जॉनी ने डैड को अडॉप्ट कर लिया, और तभी उसको बंडी सरनेम ऑफिशियली मिला। उसकी फैमिली एक वर्किंग क्लास घर में सेटल हो गई।
और धीरे धीरे डैड के 4 हाफ सिबलिंग्स भी आए, लिंडा, ग्लैन, सैंड्रा, रिचार्ड। लेकिन डैड कभी भी जॉनी के साथ बॉन्ड नहीं कर पाया। उसको लगता था जॉनी इंटेलेक्चुअल लेवल पर उससे नीचे है और सोसाइटी में कोई स्टेटस भी नहीं रखता। ये रिजेंटमेंट डैड के अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप करता गया, जिसमें उसको लगता था कि वो अपने घर वालों से अलग है। फिर भी बाहर से डैड एक नॉर्मल बच्चे जैसा ही दिखता था। वो चर्च अटेंड करता था, बॉय स्काउट्स ज्वाइन किए, मैरिट बैजेस भी अर्न किए। लेकिन एक चीज कॉमन रही, वो कभी किसी से क्लोज कनेक्शन बना ही नहीं पाया। 1950s टू अर्ली 1960s डैड टकोमा में अपना चाइल्डहुड एक साई और सोशली ऑकवर्ड बच्चे की तरह जी रहा था। उसको तब एक प्रॉब्लम थी कि वो लोगों से क्लियर वे में बोलने की जगह अपने शब्दों में बीच में अटक जाता था, जिस वजह से स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। वुड्रो विल्सन हाई स्कूल में डैड एक ब्राइट स्टूडेंट था। वो हमेशा अच्छे ग्रेड्स लाता था, लेकिन उसकी सोशल आइसोलेशन जैसी थी वैसी रही। उसने स्पोर्ट्स ट्राई किया, ट्रैक एंड बेसबॉल जैसे गेम्स में पार्टिसिपेट करने की कोशिश की, बट वो टीम्स में कभी सिलेक्ट नहीं हो पाया। ये सब चीजें उसके अंदर एक सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी को और बढ़ाते गई। इस फीलिंग को कवर करने के लिए डैड ने अपना फोकस उन एक्टिविटीज में शिफ्ट कर दिया जो बाहर से उसको एम्बिशियस और कॉन्फिडेंट दिखाए, जैसे स्टूडेंट गवर्नमेंट ज्वाइन करना, लोकल रिपब्लिकन पार्टी के इवेंट्स को अटेंड करना। धीरे धीरे उसने अपनी एक पॉलिश्ड और डिसेंट इमेज बना ली जो उसके अंदर के रियल टर्मोइल को मास्क करती थी। लेकिन जैसे जैसे टैड अपनी अर्ली टीन्स में एंटर हुआ, उसका बिहेवियर और डार्क होता गया। उसने चीज़ों को चोरी करना शुरू कर दिया, जैसे स्की इक्विपमेंट्स चुराना, लिफ्ट टिकट्स फॉर्ज करना, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने वेल्दी पीयर्स की तरह दिख सके। ये उसके रूल्स के प्रति डिसरिगार्ड को क्लियरली शो करता था। और सबसे डिस्टर्बिंग चीज थी उसकी वॉयरिस्टिक ऑब्सेशन। डैड रात को अपने नेबर्स की विंडो में झांकता था, एक पीपिंग टॉम की तरह। धीरे धीरे ये आदत एस्केलेट होके वायलेंट पोर्नोग्राफी और डिटेक्टिव मैगजीन्स तक चली गई, जो वुमेन के अगेंस्ट सेक्सुअलाइज्ड वायलेंस डिपिक्ट करती थी। ये मैगजीन्स की हॉरिबल क्राइम स्टोरीज उसके अंदर फैंटेसीज को फ्यूल करती गई और आगे जाके वो फैंटेसीज उसकी एक्चुअल क्राइम्स में कन्वर्ट हो गई। बाद में डैड ने खुद भी अपने एफबीआई कन्फेशंस में बिल हैगमायर को यह एडमिट किया था। डैड को अपनी इलिगिटिमेसी का पता तब चला व्हेन ही वाज अराउंड 14 ईयर्स ओल्ड। उसने अपना बर्थ सर्टिफिकेट देख लिया जिसमें फादर का नेम ही मिसिंग था। ये बात उसके लिए एक ट्राउमा जैसी थी। उसने अपने आप को इंसल्टेड फील किया और उसके अंदर अपनी माँ एलेनोर के लिए रिजेंटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि उसने इतने सालों तक उससे झूठ बोला था। बाद में एन रूल, जो टैड के साथ काम भी कर चुकी थी, उसने उसके ऊपर एक पूरी बुक लिखी है, द स्ट्रेंजर बिसाइड मी। उसने लिखा कि इन्हीं बिट्रियल्स ने टैड के अंदर वुमेन्स के लिए गुस्सा और डिस्ट्रस्ट का सीड प्लांट किया था। लेकिन साइकोलॉजिस्ट थॉमस विडिकर के अकॉर्डिंग डैड की साइकोपैथी के पीछे सिर्फ ये एक वजह नहीं थी, बल्कि जेनेटिक और न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स भी थे जिनको इस ट्रामा ने और इंटेंसिफाई कर दिया। बिटवीन दिस टाइम पीरियड एक और डिस्टर्बिंग स्पेकुलेशन सामने आता है। 1961 में टकोमा से एक 8 साल की लड़की एन मैरी बर्र सडनली डिसअपियर हो गई थी और वो डैड के घर के आसपास ही रहती थी, पर अपने बेडरूम से वैनिश हुई थी। और इस केस के कुछ एलिमेंट्स बंडी के बाद में करे हुए क्राइम से मैच करते थे, जैसे वल्नरेबल विक्टिम्स को टारगेट करना, फैमिलियर एरियाज को चूज करना। इसी वजह से डिटेक्टिव रॉबर्ट कैपल ने इसको बंडी से लिंक किया, लेकिन टैड ने हमेशा इस इन्वॉल्वमेंट को डिनाई किया था और कोई फिजिकल एविडेंस ना होने की वजह से ये केस ऑफिशियली अनसॉल्व ही रहा। 1965 टैड ने वुड्रो विल्सन हाई स्कूल से ग्रेजुएशन कंप्लीट करी और यूनिवर्सिटी ऑफ प्यूगेट साउंड टकोमा में एडमिशन ले लिया। थोड़ी टाइम बाद उसने ट्रांसफ़र करके यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन सिएटल ज्वाइन कर ली, जहां उसने चाइनीज़ और साइकोलॉजी पढ़ने का डिसीजन लिया। अकेडमिकली टैड कैपेबल था, हमेशा अच्छे ग्रेड्स लाता था, लेकिन सोशल लाइफ में वो हमेशा ऑकवर्ड ही रहा। ना उसके अच्छे दोस्त बने, ना ही वो रोमांटिक कनेक्शंस प्रॉपरली स्टैब्लिश कर पाया। ये उसके अंदर एक कांस्टेंट गैप क्रिएट करता था। एक तरफ वो एम्बिशियस था और दूसरी तरफ सोशली फेल फील करता था।
अपनी इस इमेज को कवर करने के लिए टैड ने पॉलिटिकल कैंपेन्स में वॉलंटियर करना शुरू किया, जैसे 1968 के री इलेक्शन बिड में गवर्नर डैनियल एवांस के लिए। ये सब चीज़ें उसके सक्सेसफुल पर्सोना को प्रोजेक्ट करने का पार्ट थी। 1967 जब टैड 20 साल का था, उसकी लाइफ में आई डायन एडवर्ड्स। वो एक सोफिस्टिकेटेड स्टूडेंट थी और वेल्दी कैलिफोर्निया फैमिली से बिलोंग करती थी। टैड उसके ब्यूटी और स्टेटस से डीपली इनेमर्ड था और उनका रिलेशनशिप इनिशियली बहुत इंटेंस था। लेकिन 1968 में डायन ने टैड से ब्रेकअप कर लिया। उसने रीज़न दिया, टैड के अंदर ना तो मैच्योरिटी है, ना ही एम्बिशन। ये रिजेक्शन टैड के लिए एक ब्रूटल शॉक था। उसने अपने आप को इन्फीरियर फील करना शुरू कर दिया और अंदर ही अंदर वो गुस्से से भर गया। 1969 टैड ने थोड़े टाइम के लिए फिलाडेल्फिया की टेम्पल यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और वहाँ से सिएटल वापस लौटने से पहले यहीं उसकी मुलाकात हुई थी एलिजाबेथ क्लॉयफर से, एक सिंगल मदर और सेक्रेटरी। वो उसके साथ रिलेशनशिप में आ गया। ये रिलेशनशिप 1974 तक चला और ये उस वक्त तक टैड की पर्सनल लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट कॉर्नर स्टोन बन गया था। एलिजाबेथ ने टैड को एक चार्मिंग, केयरिंग और अटेंटिव इंसान के रूप में देखा था। उसको कभी अंदाजा भी नहीं था कि टैड के अंदर एक डार्क साइड छुपी हुई है। इसी टाइम पीरियड में टैड सिएटल क्राइसिस क्लिनिक में काम करता था। यहाँ उसकी कलीग थी एन रूल, जो एक एक्स पुलिस वुमेन थी। वहाँ पर टैड को लोगों की प्रॉब्लम सुन के उन्हें काउंसिल करने के लिए बहुत अप्रिसिएशन भी मिलती थी। मतलब वो इतना कन्विंसिंग और एम्पैथेटिक दिखता था कि कोई भी उसके अंदर के असली मॉन्स्टर को पहचान ही नहीं पाता था। इसके साथ ही टैड पॉलिटिक्स में भी एक्टिवली घुस गया था। वॉशिंगटन स्टेट रिपब्लिकन पार्टी के साथ इवेंट्स अटेंड करता था और इन्फ्लुएंशियल लोगों से नेटवर्क बनाता था। मतलब अपनी इमेज सबको एकदम पॉलिश्ड और सोफिस्टिकेटेड दिखाता था, लेकिन इस परफेक्ट इंसान के मास्क के पीछे वो कुछ और ही था। फिर टैड वायलेंट पोर्नोग्राफी में डीपली इन्वॉल्व हो चुका था। बाद में उसने खुद कन्फेस किया था कि यही उसके अंदर एक हंगर क्रिएट करता था, कंट्रोल और डोमिनेंस के लिए। अर्ली 1970s टैड के लिए एक ऐसा फेज था यहाँ वो एक तरफ खुद को एक काम एंड रीजनेबल आदमी की तरह दिखाता था और दूसरी तरफ अपने हॉरिबल क्राइम्स को अंजाम देता था। 1972 में उसने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से साइकोलॉजी में बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट की, वो भी ऑनर्स के साथ। उसने लॉ स्कूल्स में अप्लाई किया और यूनिवर्सिटी ऑफ प्यूगेट साउंड के नाइट प्रोग्राम में एडमिशन लिया। साथ ही वो पॉलिटिक्स में भी एक्टिव रहा एज अ गवर्नर इवांस आयड और रिपब्लिकन पार्टी के इवेंट्स अटेंड करता रहा। उसका कैरिज्मा और इंटेलिजेंस देखकर उसके कलीग सोचते थे कि टैड एक राइजिंग स्टार है जिसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। मतलब सबको वो एकदम परफेक्ट रोल मॉडल जैसा लगता था। 1973 टैड फिर से अपनी एक्स डायन एडवर्ड्स से कनेक्ट हुआ। डायन अब इम्प्रेस्ड थी उसके पेरेंट मैच्योरिटी और लॉ स्कूल एस्पिरेशंस से। टैड ने उसको थोड़े टाइम के लिए डेट किया, लेकिन फिर एकदम से रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया। ये कैलकुलेटेड रिवेंज था जब डायन ने उसको 1968 में रिजेक्ट किया था। जब डायन ने उसको 1968 में रिजेक्ट किया था और अब टैड उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके फिर से डंप करके अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहा था। यहाँ से टैड की विंडिक्टिव स्ट्रीक समझ आती है, जो बाद में उसके क्राइम्स में और ज़्यादा क्लियर होकर सामने आया। इसी टाइम पर उसका एलिजाबेथ क्लोइफर के साथ रिलेशनशिप भी खराब होने लगा था। एलिजाबेथ को उसके अनएक्सप्लेन एब्सेंसेस और इमोशनल डिटैचमेंट्स नोटिस होने लगी, लेकिन फिर भी वो उसके साथ कमिटेड रही। इसी टाइम पीरियड के दौरान एक स्पेकुलेशन हमेशा बनी रही कि शायद टैड ने अपने अर्ली क्राइम्स इसी फेज में शुरू कर दिए थे। क्रिमिनोलॉजिस्ट जैसे डी लेज़ी और कैपल का कहना है कि बंडी ने शायद 1972 और 73 में ही अपनी पहली किलिंग्स की थी, क्योंकि लेटर ईयर्स में उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस दिख रहा था, उसके वॉच रेफरेंस अर्ली विक्टिम्स के बारे में, वो सभी इस बात की तरफ हिंट करते थे। 1943 में वॉशिंगटन से एक केस भी सामने आया, जॉयस लीपेज का डिसअपियरेंस। कुछ लोगों ने इसे बंडी से लिंक करने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी भी 1974 के पहले की किलिंग्स कन्फेस नहीं की थी और ना ही इसके प्रूफ कभी मिले।
फिर भी सोचो, एक बंदा जो दिन के टाइम पे एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहा था, काम करता, पढ़ाई करता, रिलेशनशिप्स मेंटेन करता, उसने अपने अंदर ही वायलेंट इम्पल्सेस को छुपा कर रखा हुआ था। ये एबिलिटी जिसे साइकोलॉजिस्ट साइकोपैथिक कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं, बंडी का असली वेपन थी। जैसे विडिगर कहते हैं, उसका दिमाग अलग अलग बॉक्सेस में चलता था। जैसे एक बॉक्स में एक नॉर्मल इंसान और दूसरे बॉक्स में एक कोल्ड ब्लडेड किलर। 1974 ये वो साल था जब टेड बंडी की डबल लाइफ पूरी तरह से खुलना शुरू हुई। उसने पैसिफिक नॉर्थवेस्ट में एक ऐसी वेव ऑफ वायलेंस अनलीज करी जो उसके कंफर्म क्रिमिनल करियर की शुरुआत बन गई। 4 जनवरी 1974 टैड ने अपना पहला टेरिबल अटैक किया। विक्टिम थी 18 साल की कैरन स्पार्क्स। वो यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की स्टूडेंट थे। टैड ने उसके बेसमेंट अपार्टमेंट में घुसकर उस पर मेटल रॉड से अटैक किया और उसके साथ ब्रूटल सेक्सुअल असॉल्ट किया। ये अटैक इतना हॉरिफाइंग था कि कैरन कोमा में चली गई। वो बच गई लेकिन परमानेंटली ब्रेन डैमेज हो गई। ये भी एक रेयर केस था जहां बंडी की विक्टिम डेथ से बच पाई थी। सिर्फ एक महीने बाद 1 फरवरी 1974 को टैड ने अपना पहला कंफर्म मर्डर कमिट किया। विक्टिम थी 21 साल की लिंडा एन हीली, एक साइकोलॉजी स्टूडेंट और रेडियो अनाउंसर। टैड ने उसको अपने सिएटल अपार्टमेंट से अबडक्ट कर लिया। जब वो अपने बेड पर सो रही थी, तब टैड ने उस पर अटैक किया और उसे अनकॉन्शियस कर दिया। फिर उसको नए कपड़े पहनाए जो उसने पहले से सिलेक्ट किए थे और अपने ब्राउन कलर वॉक्सवैगन बीटल में उसे रिमोट एरिया ले गया। वहां उसने लिंडा का रेप एंड स्ट्रैंगुलेशन करके उसकी बॉडी टेलर माउंटेन पर डिस्पोज कर दी। इस जगह को टैड बाद में बार बार यूज करता रहा। इसी मर्डर ने बंडी के विक्टिम्स चूज करने के पैटर्न को क्लियर कर दिया। उसके टारगेट्स मोस्टली यंग वुमेन्स होती थी, अक्सर कॉलेज स्टूडेंट्स जिनमें एक सिमिलैरिटी होती थी, लॉन्ग डार्क हेयर्स, जो टैड की एक्स गर्लफ्रेंड डायन एडवर्ड्स जैसे लगते थे। टैड उन्हें अपने चार्म से या किसी डिस्क्रीट तरीके से ट्रिक करता था, जैसे पुलिस ऑफिसर और फायर फाइटर बनकर या फिर अपने हाथों पर फेक कास्ट या स्लिंग लगाकर इंजर्ड होने का नाटक करके। जब विक्टिम्स उसकी मदद करती थी, तब वो उन्हें क्रोबार या पाइप से इनकैपेसिटेट करता, फिर उनके हाथों को बांधकर सुनसान जगह में ले जाकर रेप एंड मर्डर कर देता था। उसका किलिंग स्टाइल मोस्टली स्ट्रैंगुलेशन या बल्जियनिंग होता था, मतलब गला दबाकर या कोई हैवी ऑब्जेक्ट बार बार उनको मार के उन्हें मार देना। और बंडी के क्राइम्स का सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग एस्पेक्ट था उसका नेक्रोफिलिया। वो विक्टिम्स की बॉडी के साथ वापस इंटरेक्ट करता था। वो उनके हेड्स को ट्रॉफीज की तरह रखता था, कभी मेकअप लगाता, कभी उनके बालों को वॉश करता और कई बार क्राइम सीन्स पर वापस जाकर अपने एक्ट्स को रिलीव करता। ये सब उसने बाद में एफबीआई एजेंट बिल हैगमायर को कन्फेस भी किया था। मार्च से जून 1974 के बीच टेड बंडी ने वॉशिंगटन स्टेट में कम से कम 6 और वुमेन्स का मर्डर किया। डोना मैनसन 12 मार्च, सूजन रैनको 17 अप्रैल, रॉबर्टा पार्क्स 6 मई, ब्रैडा बॉल 1 जून और जॉर्जन हॉकिंस 11 जून। सभी केसेस में एक ही पैटर्न फॉलो हुआ, कॉलेज कैंपस या पब्लिक जगह से अबडक्शन, फिर रेप और मर्डर। बॉडीज को वो रिमोट एरियाज में डिस्पोज करता था, जैसे टेलर माउंटेन या इसेक्वा। 14 जुलाई 1974 टैड की मैडनेस एक नए लेवल तक पहुंच गई थी। ये था लेक सेममिस स्टेट पार्क इंसिडेंट। दिन के बीच ब्रॉड डे लाइट में ही उसने 23 साल की जैनिस ओट और 19 साल की डेनिस नसलैंड को अपना शिकार बनाया। टैड ने उन्हें खुद अपना नाम बताया, हाय आई एम टैड, और एक सेल बोट रोज को यूज करके उन्हें अपनी कार में ले गया। दोनों का उसने रेप और मर्डर किया और बाद में उनके रिमेन्स डिस्पोज कर दिए। इस बार बंडी के लिए सिचुएशन रिस्की हो गई। लेक सममिस पर बहुत सारे विटनेसेस ने उसे देखा था और उन्होंने पुलिस को उसका डिस्क्रिप्शन दिया, एक क्लीन कट आदमी जो वॉक्सवैगन बीटल चला रहा था। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि टैड की गर्लफ्रेंड एलिजाबेथ ने भी पुलिस को मल्टीपल टाइम्स टिप ऑफ दिया था
क्योंकि उसने अपने बॉयफ्रेंड की एक्टिविटीज और पुलिस रिपोर्ट्स में सिमिलैरिटी नोटिस करी, लेकिन अथॉरिटीज ने उसको डिसमिस कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि टैड एक पॉलिश्ड रिस्पेक्टेबल लुकिंग गाय लगता था जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं था। ये पुलिस की एक बड़ी गलती थी जो बंडी के किलिंग स्प्री को और लंबा खींच गई। सितंबर 1974 सस्पिशन से बचने के लिए और अपनी लीगल एम्बिशंस को परस्यू करने के लिए टैड बंडी सॉल्ट लेक सिटी शिफ्ट हो गया। यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा का लॉ स्कूल ज्वाइन किया, लेकिन उसका किलिंग स्प्री कंटिन्यू रहा। 2 अक्टूबर उसने 16 साल की नैन्सी विलकॉक्स को अबडक्ट करके उसका मर्डर कर दिया। उसकी बॉडी कभी प्रॉपरली रिकवर नहीं हो पाई, मतलब उसका डिस्पोजल अननोन रहा। सिर्फ 16 दिन बाद ही 18 अक्टूबर को उसने मेलिसा स्मिथ को अपना शिकार बनाया। मेलिसा एक लोकल पुलिस चीफ की डॉटर थी और फिर 31 अक्टूबर हेलोवीन की नाइट पर उसने 17 साल की लॉरा एम का मर्डर किया। मेलिसा और लॉरा दोनों की बॉडीज रिमोट यूटा कैनियन से मिली और उन पे क्लियर साइंस थे रेप और स्ट्रैंगुलेशंस के। फिर आया 8 नवंबर 1974 जिसने टैड बंडी के अगेंस्ट एक क्रूशियल टर्न ले लिया। उसने 18 साल की कैरोल डारॉन्च को मुर्रे यूटा के एक मॉल से अबडक्ट करने की कोशिश की। टैड उसके पास एक पुलिस ऑफिसर बनकर गया और बोला कि उसकी कार के पास एक ब्रेक इन हुआ है। कैरोल उसके साथ चली गई, लेकिन जैसे ही बंडी ने उसको हैंडकफ करने की कोशिश की, कैरोल ने रेजिस्ट किया, फाइट बैक किया और एस्केप कर गई। ये पहला केस था जहां पहली बार टैड की कोई विक्टिम सही सलामत एस्केप हो पाई। फिर उसने पुलिस को टैड का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया, इंक्लूडिंग उसकी वॉक्सवैगन बीटल, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक क्रिटिकल लीड बन गई। लेकिन उसी रात बंडी ने दूसरा अटैक किया बॉन्टीफुल यूटा में। एक हाई स्कूल प्ले से 17 साल की डेबरा कैंट को अबडक्ट कर लिया, उसका मर्डर करके उसकी बॉडी फेयर व्यू के पास डिस्पोज कर दी। जनवरी 1975 में टैड बंडी ने अपने क्राइम्स की टेरिटरी को एक्सपैंड कर लिया और पहुंच गया कोलोराडो। 12 जनवरी को उसने 23 साल की कैरिन कंपेल को स्नो मास स्की रिजॉर्ट से अबडक्ट किया। एक महीने बाद उसकी बॉडी मिली जिसमें क्लियर साइंस थे ब्लैंचॉनिंग और सेक्सुअल असॉल्ट्स के। इसके बाद भी टैड रुका नहीं। 15 मार्च को उसने जूली कनहिंगम को अबडक्ट किया और 6 अप्रैल को डेनिस ओलिवरसन को। ये सब उसके कोलोराडो और इडेहो के विक्टिम्स थे। टैड ने एक और चीज का एडवांटेज उठाया, वो इजीली स्टेट लाइंस क्रॉस करता था। 1970s के टाइम पर पुलिस डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन इतना वीक था कि इसी वजह से बंडी की पकड़ बहुत डीले हो गई। 16 अगस्त 1975 फाइनली टैड की किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। क्रैंगनर एरिया में एक यूटा हाईवे पेट्रोल ऑफिसर ने उसको सस्पिशियस ड्राइविंग के लिए स्टॉप किया। उसने नोटिस किया कि टैड की वॉक्सवैगन का फ्रंट पैसेंजर सीट मिसिंग है। ये ट्रिक वो अपने विक्टिम्स को छुपाने के लिए यूज करता था। जब कार को सर्च किया गया तो उसमें मिले हैंडकफ्स, स्की मास्क, रोप, क्रोबार और बहुत से बर्गलरी टूल्स। ये सब चीजें एग्जैक्टली मैच करती थी कैरोल डारॉन्च के डिस्क्रिप्शन के साथ। टैड को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया और उस पे एग्रवेटेड किडनैपिंग और अटेम्प्टेड क्रिमिनल असॉल्ट के चार्जेस लगे। फरवरी 1976 में कैरोल डारॉन्च ने उसको लाइनअप में आइडेंटिफाई किया और 1 मार्च 1976 में टैड किडनैपिंग के चार्जेस में गिल्टी प्रूफ हुआ, जिसमें उसको यूटा स्टेट प्राइजन में 1 से 15 साल की जेल मिली। इसी बीच कोलोराडो में अथॉरिटीज ने उसके ऊपर कैरिन कंपेल के मर्डर का भी चार्ज लगाया। इसके लिए जनवरी 1977 में उसको एस्पेन कोलोराडो में ट्रांसफ़र किया गया। यूटा जेल के अंदर बैठे बंडी के खिलाफ सबूत दिन ब दिन स्ट्रांग होते जा रहे थे। मल्टीपल स्टेट्स के मर्डर उससे लिंक हो रहे थे, लेकिन बंडी के पास एक एडवांटेज था, उसका लॉ स्कूल बैकग्राउंड। इसी वजह से उसने डिसाइड किया कि वो अपना लॉयर खुद बनेगा और ये डिसीजन कोर्ट के लिए भी रिस्की प्रूव हुआ। 7 जून 1977 पिटकिन कंट्री कोर्ट हाउस एस्पेन में ट्रायल चल रहा था। रिसेस के टाइम बंडी ने एक ऐसा स्टेप लिया जिससे सब हिल गए। वो लाइब्रेरी के 2nd फ्लोर की विंडो से जंप करके भाग गया। सिर्फ एक एंकल स्प्रेन हुआ, लेकिन उसका एस्केप सक्सेसफुल हो गया। 8 दिन तक टैड
एस्पेन के आसपास घूमता रहा, कभी खाना चोरी करता, कभी कपड़े, कभी गाड़ी, और पुलिस के मैसिव मैनहंट से बार बार बचता रहा। लेकिन 13 जून को उसका लक खत्म हो गया। पुलिस ने एक सिंपल DUI स्टॉप के दौरान उसे पकड़ लिया। उस वक्त वो एकदम भिखारियों जैसा दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वही डिफायंस था। इसके बाद बंडी को गारफील्ड काउंटी जेल ग्लैनवुड स्प्रिंग्स भेज दिया गया, लेकिन इस बार उसने और भी ज्यादा डेयरिंग प्लान बनाया। एक हैकसॉ जो शायद उसके विजिटर्स इंक्लूडिंग कैरोल एंड बून, जो उसकी इनोसेंस पे बिलीव करती थी, वो लेके आई थी। उसके थ्रू बंडी ने अपनी सेल की सीलिंग में होल कट करना शुरू किया और 30 दिसंबर 1977 की रात बंडी फाइनली क्रॉल करके अपने सेल से बाहर निकल आता है और वहां से एस्केप कर गया। उसने स्मगल्ड फंड यूज करके पहले शिकागो, फिर एन अर्बर, मिशिगन और लास्ट में टैलेहासे, फ्लोरिडा तक का सफर किया। उसने अपनी एक फॉल्स आइडेंटिटी भी बना ली, क्रिस हैगन। ये एस्केप इतना ऑडेसियस था कि क्रिमिनल हिस्ट्री में एक लैंडमार्क बन गया। साथ ही उसने US सिस्टम की ग्लैरिंग सिक्योरिटी फ्लॉज एक्सपोज कर दिए। और सबसे खतरनाक बात थी, इस एस्केप के बाद बंडी वापस अपनी किलिंग स्प्री पर लौट आया। टैलेहासे आने के बाद बंडी एक ट्रांजिएंट लाइफ जी रहा था। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के पास उसने एक कमरा रेंट लिया, अपनी फॉल्स आइडेंटिटी बनाई कैनेथ मिशनर नाम से, और अपनी डेली लाइफ चोरी और क्रेडिट कार्ड फ्रॉड से चलाता था। मतलब उस वक्त तो वो एक फेज्यूटिव था, लेकिन उसका हंगर अब डेंजरस लेवल पे पहुंच चुका था। 15 जनवरी 1978 की सुबह एग्जैक्टली 2:45 AM बंडी ने अपना सबसे ब्राज़न अटैक किया। उसने फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी की ची ओमेगा सोरोरिटी हाउस में घुसकर सिर्फ 15 मिनट के अंदर एक ऐसा केओस क्रिएट किया जो सर्वाइवर्स के लिए एक नाइटमेयर बन गया। बंडी ने पहले 20 साल की लीजा लेवी और 21 साल की मार्गरेट ब्रोमैन को ओक लॉग से ब्रूटली ब्लजन किया और स्ट्रैंगल कर दिया। लेवी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ और उसके बॉडी पर बाइट मार्क्स भी छोड़े गए, जो बाद में एक क्रूशियल एविडेंस बनने वाले थे। उसके बाद बंडी ने कैथी क्लीनर और कैरन चैंडलर पर भी अटैक किया। दोनों जिंदा बच गए, लेकिन उनके सर पर सेवरल इंजरीज हुई। इसी रात वो एक नियर बाई अपार्टमेंट तक गया, जहां एक डांसर चैरिल थॉमस पर भी अटैक किया। चैरिल को परमानेंटली हियरिंग लॉस हो गया। ची ओमेगा का ये अटैक बंडी के पैटर्न का एक रैकलेस एस्केलेशन था, जैसे कि एक फ्यूजिटिव स्टेटस और डेस्परेशन उसे ज्यादा इम्पल्सिव और डेंजरस बना रहे थे। सर्वाइवर्स ने बाद में इस रात को एक ही शब्द में डिस्क्राइब किया, नाइटमेयर। 9 फरवरी 1978 बंडी ने अपना लास्ट कंफर्म्ड मर्डर किया। विक्टिम थी सिर्फ 12 साल की किम्बरले लीच, जिसे लेक सिटी फ्लोरिडा के स्कूल से किडनैप किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बंडी ने उसे अपनी स्टोलन वाइट वैन में हला फुसलाकर बैठा लिया और फिर उसका रेप और स्ट्रैंगुलेशन करने के बाद किम्बरले की बॉडी एक पिग सैड के नीचे डंप कर दी। 8 हफ्तों बाद वहां से उसकी बॉडी रिकवर हुई। ये डिटेल्स और भी हॉरिफाइंग थी, क्योंकि किम्बरले बंडी की सबसे छोटी विक्टिम थी, और ये क्लियरली दिखाता है कि बंडी का प्रेडेटरी नेचर कितना ज़्यादा डेंजरस और अनप्रिडिक्टेबल हो चुका था। फिर सिर्फ 6 दिन बाद 15 फरवरी 1978 में पेंसकोला में बंडी का आतंक फाइनली एंड हुआ। रात के करीब 1:34 पर ऑफिसर डेविड ली ने उसे एक स्टोलन वॉक्सवैगन बीटल चलाते हुए रोका। बंडी ने अरेस्ट से बचने की पूरी कोशिश की, स्ट्रगल किया, भागने का भी ट्राई किया, लेकिन लास्ट में पुलिस ने उसे पकड़कर दबोच लिया। इनिशियली बंडी ने अपना नाम झूठा बताया, लेकिन कुछ देर बाद खुद कन्फेस किया और एक चिलिंग लाइन बोली, आई विश यू हैड किल्ड मी। उस टाइम तक बंडी FBI के 10 मोस्ट वांटेड फ्यूजिटिव्स की लिस्ट में आ चुका था, और अब बाइट मार्क्स, एविडेंस, फाइबर्स और सोरोरिटी सिस्टर्स के बयानों ने उसे डायरेक्टली ची ओमेगा मर्डर से लिंक कर दिया। इस अरेस्ट ने बंडी की लगभग 4 साल की किलिंग स्प्री खत्म कर दी। एक ऐसा स्प्री जो मल्टीपल स्टेट्स में लोगों के लिए डर और टेरर की वजह बन गया था। बंडी के ट्रायल्स लिटरली एक मीडिया सर्कस बन गए थे। रीजन उसका कैरिज्मा, उसकी लीगल नॉलेज
और 1970s के टाइम पे सीरियल किलर्स के लिए लोगों की ग्रोइंग फैसिनेशन। 25 जून 1979 टैड ने मियामी में अपना सबसे बड़ा ट्रायल फेस किया, ची ओमेगा मर्डर का। ओरिजिनली ये ट्रायल टैलेहासे में होना था, लेकिन वहाँ इतना ज़्यादा पब्लिसिटी और मीडिया प्रेशर था कि उसे शिफ्ट करके मियामी ले आया गया। Mr. You Bundy, told me that you told him that you were going to get me. He said he was going to get me. Okay, you've got the indictment. It's all you're going to get. Let's read it. Let's go. Theodore Robert Bundy, you are charged, indictment, 2 counts burglary and 2 counts murder in the first degree, 3 counts attempted murder in the first degree. My chance to talk to the press. Contrary to section 78204 Florida statute. I'll plead not guilty right now. And your grand... Well, listen. I've been kept in isolation for 6 months. I've been kept away from the press. I've been buried by you. You've been talking for 6 months. I think it's my turn now. All right? We got a court order that there won't be any press interviews. Sure, there won't be any press interviews. You've given them out. I'm gagged. You're not. The count All right. officer will read you your I'll be rights. heard. इस ट्रायल की सबसे शॉकिंग बात ये थी कि बंडी ने खुद अपना डिफेंस लॉयर बनने का डिसीजन लिया। उसने अपनी लॉ स्कूल की नॉलेज का पूरा यूज़ किया, विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करना, एविडेंस को चैलेंज करना, कभी अपने चार्म से कोर्ट को इम्प्रेस करने की कोशिश करना, कभी आउटबर्स्ट के साथ गुस्से में आ जाना। ये केओटिक बिहेवियर ज्यूरी के सामने उसके अगेंस्ट चला गया। फिर आई सबसे क्रूशियल एविडेंस की बात। फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट डॉक्टर रिचार्ड सॉविरन ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ दिखाई। लीजा लेवी की बॉडी पे जो बाइट मार्क्स मिले थे वो टैड बंडी के डिस्टिंक्टिव टीथ अलाइनमेंट से परफेक्टली मैच करते थे। ये क्रिमिनल ट्रायल हिस्ट्री का पहला ऐसा केस था जहां बाइट मार्क्स एनालिसिस को इतना बड़ा प्रूफ माना गया। और सिर्फ ये नहीं, सर्वाइवर्स कैथी क्लीनर और कैरन चैंडलर भी कोर्ट में आई। उन्होंने डिस्क्राइब किया कि कैसे वो अपने डोम रूम में रात को जागी थी और एक शैडोई फिगर को देखा था जो ब्लजॉन लेके खड़ा था। साथ ही फिजिकल एविडेंस भी बंडी के अगेंस्ट थे, जैसे उसके कपड़ों से मैचिंग फाइबर्स जो क्राइम सीन से लिंक हो गया। फाइनली 24 जुलाई 1979 को टैड बंडी गिल्टी प्रूव हुआ। उसको 2 काउंट्स ऑफ फर्स्ट डिग्री मर्डर, 3 काउंट्स ऑफ अटेम्प्टेड मर्डर और 2 बर्गलरी चार्जेस में कन्विक्ट किया गया। और साथ ही कोर्ट ने उसको 2 डेथ सेंटेंसेस सुना दिए। ट्रायल के दौरान टैड बंडी ने कोर्ट के अंदर ही कैरोल एन बोन से शादी भी कर ली थी। कैरोल स्पेशली फ्लोरिडा शिफ्ट हो गई थी सिर्फ टैड को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उसे लगता था कि बंडी इनोसेंट है। 9 फरवरी 1980 को फ्लोरिडा के एक लीगल लूप होल का फायदा उठाते हुए बंडी ने एक फिटनेस एग्जामिनेशन के बीच कोरल को प्रपोज कर दिया था। Carol, do you want to marry me? Yes. And I want to marry you. Yes. And I do want to marry you. He said you did. जज के सामने दोनों की शादी हो गई। 1982 में कैरोल ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम रखा रोज। ये कॉन्सेप्शन हुआ एक कॉन्जुगल विजिट के दौरान, लेकिन कुछ लोग स्पेक्युलेट करते हैं कि शायद बंडी ने जेल के गार्ड्स को ब्राइब करके ये मुलाकात अरेंज कराई थी। जैसे जैसे उसके खिलाफ एविडेंस बढ़ते गए, कैरोल का फेथ हिलने लगा और फाइनली 1986 तक उसने बंडी से डाइवोर्स ले लिया और अपनी बेटी रोज के साथ दूर चली गई। इसी दौरान जनवरी 1980 में बंडी को ऑरलैंडो में किम्बरले लीच के मर्डर के लिए ट्रायल फेस करना पड़ा। प्रोसिक्यूटर्स ने आई विटनेसेस प्रेजेंट किए, जिसमें एक फायरमैन भी था जिसने बंडी को किम्बरले को अपनी वैन की तरफ ले जाते हुए देखा था। साथ ही फॉरेंसिक एविडेंस भी सामने आए थे, जैसे बंडी की जैकेट की फाइबर किम्बरले की बॉडी पर मिले थे। बंडी ने फिर से अपना डिफेंस खुद ही हैंडल करना चाहा, लेकिन इस बार उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं थी। उसके ज्यूरी को इम्प्रेस करने के अटैम्प्ट्स भी फ्लॉप हो गए और 7 फरवरी 1980 को कोर्ट ने उसे किडनैपिंग और फर्स्ट डिग्री मर्डर में गिल्टी डिक्लेयर कर दिया और उसको तीसरी डेथ सेंटेंस दे दी गई। ये केस जो एक बच्ची के मर्डर का था, बंडी की क्राइम्स की सबसे ज़्यादा गिरी हुई और डिप्रेव्ड नेचर को दिखाता था और इसके बाद लोगों के दिमाग से बंडी के इनोसेंट होने का कोई भी डाउट हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था। ऑन द डेथ रो फ्लोरिडा स्टेट प्राइजन रेफोर्ड में बैठे हुए बंडी ने एक नया गेम शुरू किया जिसे इन्वेस्टिगेटर्स बोन्स फॉर टाइम स्कीम कहते हैं।
मतलब बंडी ने हर बार अपनी एग्जीक्यूशन डिले करने के लिए नए नए मर्डर्स कन्फेस करता था। उसने एडमिट किया था कि उसने वॉशिंगटन, ओरेगन, यूटा, कोलोराडो, डाहो, कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा जैसे स्टेट्स में 30 से भी ज़्यादा मर्डर्स किए। इन्वेस्टिगेटर्स जैसे रॉबर्ट कैपल और एफबीआई एजेंट बिल हैगमायर के साथ बैठकर डिटेल में बताया, जिसमें केसेस थे जॉर्जन हॉकिंस, वॉशिंगटन 1974, डेबरा कैंट, यूटा 1974 और नैन्सी बार्ड, इडाहो 1975। लेकिन बंडी का एक पैटर्न था, वो कभी भी पूरे डिटेल्स नहीं देता था। एग्जैक्ट रिमेन्स कहाँ है, किस जगह बॉडी मिली, ये सब इंटेंशनली हाइड करता था, जिससे पुलिस के लिए केसेस क्लोज करना और भी मुश्किल हो जाता था। बंडी अक्सर कहता था कि उसके अंदर एक हंगर है जो उसे ड्राइव करती है और इसका ब्लेम वो वायलेंट पोर्नोग्राफी पर डालता था। Again, I'm talking from personal experience. Hard, real personal experience. The most damaging kinds of pornography are those that involve violence and sexual violence. Because the wedding of those two forces, as I know only too well, brings about behavior that is just too terrible to describe. लेकिन जब उसके घर सर्च किया गया तो ऐसा कोई मटेरियल कभी मिला ही नहीं। इससे लगता है कि शायद ये सब बंडी का एक मैनिपुलेशन टैक्टिक था, सिंपैथी लेने के लिए या फिर अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए। आज भी एस्टिमेट्स वैराय करते हैं। कुछ लोग कहते हैं उसने 30 मर्डर्स किए और कुछ कहते हैं उसके 100 से भी ज्यादा विक्टिम्स हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिमेन्स कभी रिकवर ही नहीं हुए। और बंडी की एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रैवल करने की एबिलिटी प्लस उसका ओवर कॉन्फिडेंस इस बात को और भी स्ट्रॉन्ग बना देता है। अपने क्राइम्स को डिस्क्राइब करते वक्त भी बंडी कभी अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेता था। वो हमेशा थर्ड पर्सन टर्म्स यूज करता था, जैसे कि ये सब कुछ उसके अंदर के एक एंटिटी ने किया हो। साइकोलॉजिस्ट विडिगर के अकॉर्डिंग ये एक क्लियर टैक्टिक था रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफ्लेक्ट करने का। 24 जनवरी 1989 को सुबह 7:16 पर टेड बंडी को फ्लोरिडा के इलेक्ट्रिक चेयर ओल्ड स्पाकी पर एग्जीक्यूट कर दिया गया। जेल के बाहर हजारों लोग इकट्ठा हो गए। लोग बन बंडी बन के स्लोगन्स चिल्ला रहे थे, फायरवर्क्स हो रहे थे, एक तरह का सेलिब्रेशन जो पब्लिक आउटरेज और फैसिनेशन दोनों को रिफ्लेक्ट करता था। But we're on the other side. Look on and scorn. Keep watching the poor girls all above their head. Now we're all ecstatic. Ted Bundy is dead. All right. बंडी के फाइनल वर्ड्स उसके अटॉर्नी पॉली नेल्सन के लिए थे, जहां उसने रिग्रेट दिखाया था फॉर द पेन ही कोस्ट। लेकिन सर्वाइवर्स जैसे कैथी क्लीनर और कैरोल डेरॉन्च ने उसकी सिंसेरिटी को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि बंडी के सॉरी बोलने का उनके लिए कोई मतलब नहीं। 2020 के एक इंटरव्यू में कैथी क्लीनर ने क्लियरली कहा था, आई डोंट केयर अबाउट हिज अपॉलॉजीज, आई एम हियर एंड ही इज नॉट।